हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है कॉमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट या फिर ललित कला कह लीजिए। इसका मैं पहला चैप्टर आज कंप्लीट करूंगा और इस पहले चैप्टर का एमसीक्यूज इस वीडियो के बाद, यानी आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, कल इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या फिर अपने मार्केट में आसपास सर्च करके ख़रीद सकते हो। बट तब भी अगर आपको ऐसा नहीं करना तो कोई बात नहीं, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके इस पूरे बुक को जब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो जाके प्रिंट निकलवा सकते हो इस पीडीएफ का, चाहे मोबाइल से पढ़ सकते हो। और जैसा कि मैं बता दूं, मैं इस सब्जेक्ट पे इसलिए वीडियोज बना रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट या फिर स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल है और स्टूडेंट्स को बहुत ही कठिनाई होती है इसे सर्च करने में। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बना के डालूँ उसको और स्टूडेंट्स के जो भी हैं डिफ़िकल्टीज इससे रिलेटेड उसको दूर करूं और उनको हेल्प कर सकूं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। पहला चैप्टर भारतीय कला का इतिहास, क्लास 12th का। और मैं बता दूं आपको कि इसे आप कॉन्सनट्रेट करके पढ़िए, बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ जाता है, ठीक है, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज नहीं ख़राब होगा तब जब आप इसे अच्छे से पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम में और अच्छे से लिख के आओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। पहले तो स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे टर्म्स मैंने देखिए लिख रखे हैं, तो पहले चलिए इस पर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं देख सकते हैं आप में, पहला टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा यहाँ पे ये है। ये जो टर्म्स हैं ये इसमें पहले चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, तो अगर उसको हम पहले डिस्कस कर लें इन टर्म्स को तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला टर्म ये वाला क्या है, इसमें सौंदर्य या लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कलाएं ललित कलाएं कहलाती हैं। ललित कला को ही फाइन आर्ट कहते हैं, ठीक है। ललित कला क्या है, जिसमें सौंदर्य या लालित्य के आश्रय से व्यक्त कलाएं, जो भी जिस कला में भी सौंदर्य या लालित्य देखने को मिले वो ललित कला होती है, ठीक है। अर्थात वह कला जिसके अभिव्यंजन में सुकुमारता और सौंदर्यता की अपेक्षा और जिसकी सृष्टि मुख्यतः मनोविनोद के लिए हो। मनोविनोद क्या मतलब कि मन को खुश करने वाली हो, ठीक है। जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, ये विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो चित्रकलाएं हैं, ये हमारे मन को खुश करती हैं, ठीक है, मन को आनंद प्रदान करती हैं। तो क्या करती हैं ललित कलाएं, जो मन को आनंद प्रदान करें उन्हें ललित कलाएं कहते हैं। और जो इस प्रकार हैं कि गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं इसमें शामिल होती हैं। तो ये था ललित कला। दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, पांडुलिपि, जिसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये किसे कहा जाता है, यह उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हैं, ठीक है। जो पांडुलिपि होती है या एक या अनेक व्यक्ति द्वारा लेकिन हाथ से लिखी होनी चाहिए, इसे हस्तलिखित भी कह सकते हैं। या अगर ये दस्तावेज दूसरे यांत्रिक वैद्युत रीति से नकल करके तैयार की गई है तो वो पांडुलिपि नहीं कहलाती, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो हाथ से लिखी गई। जो हाथ से नहीं लिखी गई हो, किसी मुद्रित करके उसे लिखा गया, जैसे जीरोक्स टू कॉपी जिसे कहते हैं। तो आप किसी चीज़ का जीरोक्स कराने जाते हैं तो उसी का क्या कर देते हैं, जीरोक्स टू कॉपी करते हैं, यानी उसी जैसे इसका मतलब जो भी उसमें है जैसा भी है उसी का नकल करके आपको दे देते हैं, तो वो पांडुलिपि नहीं कहलाएगी। पांडुलिपि जो खुद से लिखी गई हो, ठीक है, वो पांडुलिपि कहलाती है। अब तीसरा टर्म यहाँ पे है ताड़पत्र। ताड़पत्र क्या होता है, ताड़ एक वृक्ष होता है जिनके पत्तों को ताड़पत्र कहते हैं और ताड़ के पत्रों पे प्राचीन काल में ग्रंथ लेखन किया जाता था। तो आई होप आप ये टर्म समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विषय सूची दी गई है, आप देख सकते हैं विषय सूची, जिसमें पहला चैप्टर देख सकते हो आप, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, भारत में लघु चित्रकला का उदय एवं विकास।
और फिर एक एक करके इन सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए भारत में लघु चित्रकला का उदय एवं विकास डिस्कस करते हैं। देखिए ये पहला चैप्टर आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है और ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं इसमें आपको आगे दूसरे चैप्टर से आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा। इसमें तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है और आप अगर पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेट करके तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लियर दिख रहा है। भारत में लघु चित्रकला का उदय एवं विकास, ये है चैप्टर। ठीक है, ये है चैप्टर, आप देख सकते हो। अब किसी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास का मूल्यांकन कुछ मापकों व मापदंडों के आधार पर किया जाता है। किसी राष्ट्र की, किसी देश की प्रगति और विकास, डेवलपमेंट का जो मूल्यांकन है वो कुछ मापदंडों के आधार पर किया जाता है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? जैसे कि वहाँ के नागरिकों को मिलने वाली राजनीतिक स्वतंत्रता, वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता दी जा रही है, उनका आर्थिक विकास का स्तर क्या है और उनकी प्राकृतिक व मानव संसाधनों के विकास का स्तर क्या है। इन तीनों आधार पर किसी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, क्या क्या है? वहाँ के नागरिकों को मिलने वाली राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक विकास का स्तर और प्राकृतिक व मानव संसाधनों का विकास का स्तर। चलिए आगे चलते हैं। मानव संसाधनों के अंतर्गत हम वैज्ञानिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास को ही शामिल करते हैं। अब मानव संसाधनों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मानव संसाधनों के अंतर्गत वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास को शामिल करते हैं। मानव संसाधन है जो मानव द्वारा निर्मित हुए, मानव द्वारा बनाई गई हैं। तो मानव द्वारा क्या? वैज्ञानिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास, इसीलिए इसमें मानव संसाधन में ये तीनों शामिल होती हैं। कला अथवा ललित कला एक ऐसा तत्व है जिसकी चर्चा किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करते समय की जाती है। कला या फिर कह लीजिए ललित कला एक ऐसा तत्व है जिसकी चर्चा किसी देश की किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करते समय की जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करते समय किस कला का चर्चा किया जाता है? तो होती है ललित कला। ध्यान में रखिए। भारत में सांस्कृतिक विकास के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में सांस्कृतिक विकास के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलते हैं। भारत में सांस्कृतिक विकास के प्रमाण किस समय से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलते हैं। जैसे नियोजित नगर, जल निकासी का प्रबंधन, भवन निर्माण, वास्तुकला का विकास, धातुओं को पिघलाकर उचित आकार देने की कला आदि। कला के कुछ प्रमाण गुफा मानव के जीवन से संबंधित है। जो कला के कुछ प्रमाण किससे संबंधित है? गुफा मानव के जीवन, जो गुफा में मानव रहते थे उनके जीवन से संबंधित है। किंतु सांस्कृतिक विकास यहाँ अपनी आरंभिक अवस्था में थी। जो गुफा मानव के जीवन से संबंधित कलाएँ थी उस समय सांस्कृतिक विकास आरंभिक अवस्था में दिखाई देती है। ऐतिहासिक प्रमाण हमें कलात्मक कार्यों के सतत विकास के बारे में आश्वस्त करते हैं। जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं हमें कलात्मक कार्यों के सतत विकास के बारे में आश्वस्त करते हैं। ठीक है, सावधान करते हैं या आश्वस्त करते हैं। ठीक है, आश्वस्त का मतलब क्या है? सावधान करना। मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल व गुप्त काल में जो कला और संस्कृति तथा सल्तनत काल में वास्तुकला के विकास पर हम पहले ही क्लास 11 या कक्षा 11 की पुस्तक में चर्चा कर चुके हैं। अब इस पुस्तक में हम क्या चर्चा करेंगे? इस पुस्तक में उन नवीन प्रवृत्तियों अथवा नए युग के उदय का वर्णन करेंगे जिनका प्रारंभ भारत में नवीन कला शैली के रूप में पश्चिम बंगाल के पाल वंश, पश्चिम बंगाल के किस वंश? पाल वंश के शासनकाल में तथा गुजरात में जैन पांडुलिपियों में विकसित होकर लघु चित्रकला के नाम से अस्तित्व में आई। जो पाल वंश के शासनकाल में जो कला हुई थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी और ये जैन पांडुलिपि जैन धर्म से संबंधित थी। तो पाल वंश की कला और जैन कला में, जैन चित्रकला में क्या अंतर है कि पाल वंश की कला में बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें थी और जैन चित्रकला में जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तो ये था कि भी ये हम बताएंगे आपको। मैंने पहले इसलिए बताया कि तो पश्चिम बंगाल के पाल वंश के शासनकाल में
तथा गुजरात के जैन पांडुलिपि। इसे अलग अलग इसलिए कहा गया क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। और किस प्रकार अलग है? जो पाल वंश में था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित था पाल वंश, और जैन जो था वो जैन धर्म से। सो पाल वंश के शासनकाल में और तथा गुजरात के जैन पांडुलिपियों में विकसित होकर लघु चित्रकला के नाम से अस्तित्व में आई। चित्रकला की यह एक नई शैली अपनी विशिष्ट प्रांतीय पहचान व गुणों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। ये जो चित्रकला थी एक नई शैली, चित्रकला की यह एक नई शैली अपनी विशेष प्रांतीय पहचान यानी क्षेत्रीय पहचान या विशिष्ट प्रांतीय पहचान व गुणों के साथ, ठीक है, संपूर्ण यानी पूरे भारतवर्ष में फैल गई। इसे अब विभिन्न नामों से जाना जाने, इसे अलग अलग नामों से लोग पुकारने लगे, जाना जाने लगा इसे। जैसे लघु चित्रकला की दक्कन शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और मध्य भारतीय शैली के नाम से जाना जाने लगा। आगे क्या है? लघु का अर्थ है आकार में छोटा। लघु का क्या अर्थ है? आकार में छोटा। ये देखिए, किंतु इस शैली में बने चित्रों में लाक्षणिक विवरण विस्तार में दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो चित्र होता है, ये लघु का अर्थ तो छोटा है, लेकिन जो लघु चित्र शैली है ये छोटी थी, परंतु जो इसका विवरण था ये विस्तार में दिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कोई लघु चित्र शैली का एग्जाम्पल लें तो कोई भी मान लीजिए लघु चित्र शैली है, कोई व्यक्ति लघु चित्र शैली है। अब उस व्यक्ति ने किस रंग के कपड़े पहने हैं, किस मुद्रा में बैठा है, वो किस तरह बैठा है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या वातावरण है, इन सभी का विस्तार में विवरण किया जाता है। लेकिन वो चित्र कैसा होगा? छोटा होगा, लेकिन विवरण विस्तार में होगा। यही लघु चित्र शैली है, ठीक है। तो जैसे कि कपड़ा कैनवस, कपड़ा कैनवस का मतलब क्या है कि कैनवस एक प्रकार का मोटा और मजबूत कपड़ा होता था। तो कपड़ा कैनवस ताड़पत्र तथा बाद में कागज़ का प्रयोग चित्रों को बनाने के लिए किया जाता था, जो कि प्रायः पुस्तकों अथवा पांडुलिपियों के लिए बनाए गए थे, ठीक है। किसके लिए? पुस्तकों और पांडुलिपियों के लिए। पांडुलिपि आप जानते क्या है? हस्तलिखित पत्र, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश लोगों द्वारा भारतीय कलाओं को भारी क्षति पहुंचाई गई। जब ब्रिटिश का शासन हो गया भारत पे, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो ब्रिटिश लोग थे वो भारतीय कलाओं को भारी हानि पहुंचाने लगे, भारी हानि पहुंचाएँ, ठीक है। यह भ्रम उत्पन्न किया गया कि भारतीय कलाओं में कोई विशिष्टता नहीं है। अब ये अपनी कलाओं को आगे करने के लिए जो ब्रिटिश वाले थे क्या भ्रम फैलाने लगे कि भैया भारतीय कला में कोई भी विशेषता नहीं है, ठीक है। हालांकि बहुत जल्दी ही बंगाल कला शैली के भारतीय कलाकारों ने अपने विशिष्ट प्रयासों से एक नई कला शैली की स्थापना की, लेकिन ये अपने प्रयासों में नाकाम थे। कौन कौन नाकाम था? ब्रिटिश शासन वाले। जो ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश लोग थे वो भारतीय कलाओं को भारी क्षति तो पहुंचाई, लेकिन ये अपने जो इरादे में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जो बंगाल कला शैली के भारतीय कलाकार थे उन्होंने अपने विशिष्ट प्रयासों से एक नई शैली की स्थापना की। किसकी? एक नई शैली की स्थापना की। अब ये शैली बंगाल से उत्पन्न हुई थी, यानी बंगाल कला शैली। तो ये क्या कही जाएगी? बंगाल कला शैली, ठीक है। दो पश्चिमी अथवा यूरोपीय कला शैली के समक्ष थी। यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रही, जो आज भी आधुनिक अथवा समकालीन भारतीय कला शैली के नाम से जानी जाती थी। ये जो बंगाल कला शैली थी ये आधुनिक कला शैली की आधारशिला बनी थी, ठीक है। इस अवधि में भारतीय कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों इस अवधि में भारतीय कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों, तकनीकों व विधियों का प्रयोग न केवल अपने विचारों व भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया, बल्कि सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ज्वलंत मुद्दों पर भी कला चित्रों की रचना की। अब ये जो चित्रकार थे ये इस समय में, अवधि का मतलब क्या? समय में, इस समय में अपनी चित्रों में न केवल अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त किया, इन्होंने उस समय चल रही सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उस समय के जरूरी मुद्दों पर भी कला चित्र की रचना की। जैसे उस समय बंगाल चित्रकला शैली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण थे हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत माँ का चित्र बनाया था और जिसकी
आलोचना भी की गई थी और जिसकी सराहना भी की गई थी और जो स्वाभाविक भी था। ठीक है, तो अब देखिए भैया, वहाँ पे किसका शासन किसका चल रहा था? ब्रिटिश वाले का। और वहाँ के लोग थे भारतीय। भारतीयों ने उसका समर्थन किया होगा और जो ब्रिटिश वाले थे उसकी आलोचना की होगी। तो ये तो स्वाभाविक ही था। लेकिन इन्होंने एक ज्वलंत मुद्दों पर कला चित्रित किया था। ज्वलंत मुद्दों के भारत में उसमें क्रांति चल रही थी भैया कि भारत छोड़ो, मतलब कि ब्रिटिश वाले को भगाया जा रहा था, यहाँ पे भारत से जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और उस समय तब भारतीयों को एकत्रित करने के लिए इन्होंने भारत माँ का चित्र बनाया था, जिससे भारतीय क्या हों, एकजुट रहें, एक मत हो रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनाइट करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। चलिए अब जानते हैं कि लघु चित्रकला क्या होती है। ऐसे चित्र जो आकार में छोटे हों किंतु उसमें दिखाई गई विभिन्न आकृतियों के विभिन्न लक्षणों को सूक्ष्मता से दर्शाया गया हो, उन्हें लघु चित्र कहा जाता है। देखिए, ऐसे चित्र जो आकार में तो छोटे हों लेकिन उनको एकदम मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी विस्तार में दर्शाया गया हो, उसे लघु चित्रकला कहते हैं। ठीक है, भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ कब हुआ था? 10वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। ये क्वेश्चन तब किया जा सकता है कि भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ 10वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। अब आता है प्रज्ञा पारमिता। ये प्रज्ञा पारमिता क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, प्रज्ञा पारमिता ऐसी बौद्ध पांडुलिपि तथा पहला ऐसा ज्ञात स्रोत है जिसे 999 ईस्वी के आसपास लघु चित्रों के रूप में ताड़पत्रों पर चित्रित किया गया था। जो प्रज्ञा पारमिता थी एक बौद्ध पांडुलिपि थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की पांडुलिपि थी जो एक पहला ज्ञात स्रोत था और जिसे 999 ईस्वी के आसपास लघु चित्रों के रूप में ताड़पत्र पे, किस पे? ताड़पत्रों पर चित्रित किया गया था। ताड़पत्र क्या? ताड़ वृक्ष के जो पत्र थे उस पर चित्रित किया गया था। 10वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक की कालावधि में, कालावधि मतलब समय में, चित्रित कुछ जैन कल्पसूत्र चित्रों का अलावा कम ही लघु चित्र प्राप्त हुए। अब कल्पसूत्र क्या होता है? जैन धर्म का एक ग्रंथ होता है। ठीक है, जैन धर्म का जो ग्रंथ होता है उसे कल्पसूत्र कहते हैं और इसकी जो रचयिता है वो बाणभट्ट को माना जाता है। ठीक, सो कल्पसूत्र चित्रों के अलावा कम ही लघु चित्र प्राप्त हुए थे। किस सदी में? 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी की कालावधि में। फिर भी कल्पसूत्र परंपरा 15वीं सदी तक प्रभावशाली रही। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कल्पसूत्र परंपरा कब तक प्रभावशाली रही? तो कल्पसूत्र परंपरा 15वीं सदी तक प्रभावशाली रही। ठीक है, इन लघु धार्मिक चित्रों को उपासना हेतु लाने और ले जाने में सुविधा रहती थी। अब ये जो लघु धार्मिक चित्र बनाने जाने लगे, मतलब धार्मिक चित्र जैसे देवी देवताओं के चित्र बनाए जाने लगे, तो जो लघु धार्मिक चित्र थे उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, उपासना करने के लिए यानी पूजा पाठ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत ही आसानी, ठीक है, आसान था उसको ले जाना। इसलिए यात्रारत मुनियों व्यवसायियों द्वारा इनके चित्रों को संरक्षण दिया गया। ठीक है, इसलिए जो यात्रा करके जो मुनि, यात्रारत मुनि थे जो यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और व्यवसायी थे, उन्होंने ऐसे चितेरों मतलब क्या? जो चित्र बनाने वाले थे उनको संरक्षण दिया। ठीक है, 1439 ईस्वी का मांडू कल्पसूत्र एक जैन मुनि के लिए तैयार किया था। 1439 ईस्वी का मांडू कल्पसूत्र किस मुनि के लिए तैयार किया था? तो जैन मुनि के लिए तैयार किया गया था। परंतु जल्दी ही इन्हें अन्य लोगों के लिए भी बनाया, लेकिन बाद में जल्दी ही इन्हें अन्य लोगों के लिए भी बनाया जाने लगा। चलिए आगे चलते हैं। 14वीं सदी में ताड़पत्रों का स्थान कागज़ ने ले लिया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसको एक बार और हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। 14वीं सदी में ताड़पत्रों का स्थान कागज़ ने ले लिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब ताड़पत्रों का स्थान कागज़ ने ले लिया? तो 14वीं सदी में ताड़पत्रों का स्थान कागज़ ने ले लिया। या फिर ये भी बन सकता है कि 14वीं सदी में ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया? तो कागज़ ने ले लिया। सो आगे चलते हैं। पुराने रंगों में कुछ नए खनिज रंग और रंजक भी शामिल कर लिए गए। अब जब 14वीं सदी में ताड़पत्रों का स्थान कागज़ ने ले लिया तो इसमें कुछ नए खनिज रंग और रंजक भी शामिल कर लिए गए।
सख्त चिकनी सतह व नमी को सोखने की अद्भुत क्षमता होने के कारण सख्त चिकनी और नमी को सोखने की अद्भुत क्षमता होने के कारण कागज़ के प्रयोग को संपूर्ण कला जगत में क्रांति का संचार हुआ। अब कागज़ का प्रयोग होने लगा, इससे क्रांति का एक कला की जगत में क्रांति का संचार हुआ, एक रिवॉल्यूशन, ठीक है, हुआ। भक्ति आंदोलन के उत्थान के साथ साथ देवी देवताओं के चित्रों की मांग बढ़ने लगी। जैसे ही भक्ति आंदोलन के उत्थान यानी शुरुआत, भक्ति आंदोलन के शुरुआत के साथ साथ देवी देवताओं के चित्रों की मांग बढ़ने लगी। अब जब देवी देवताओं के चित्रों की मांग बढ़ेगी तो चित्र का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। अब चित्र का उत्पादन बढ़ेगा तो उसमें लाभ भी होगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि देवी देवताओं के चित्र जब बढ़ने लगी तो इस चित्रों का उत्पादन भी बढ़ा और चित्रकला एक लाभकारी व्यवसाय में बदल गई, जो स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप अन्य कलाओं के विशेषज्ञ भी चित्रकला के क्षेत्र में रुचि लेने लगे। जो परिणाम स्वरूप अब क्या हुआ कि जो अन्य कला के विशेषज्ञ थे अब चित्रकला में क्या लेने रुचि लेने लगे, क्योंकि भैया अब इसमें क्या होने लगा, लाभ भी होने लगा था। और व्यवसायिक क्या होते हैं, लाभ ही ढूंढते हैं। तो व्यवसायिक जो थे, बिजनेसमैन जो थे, ये भी अन्य कला के जो व्यवसायिक थे ये चित्रकला के क्षेत्र में भी रुचि लेने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे। अब प्रतिस्पर्धा के चलते चित्रकारों को अपनी अलग पहचान बनाना जरूरी हो गया। अब इतना कंपटीशन हो गया था कि अब उन्हें एक नई पहचान बनाना, जैसे मान लीजिए मार्केट में चले जाइए तो अब बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत जगह आपको स्वीट्स देखने को मतलब स्वीट शॉप देखने को मिल जाएगा, मिठाई की दुकान जो होती है। लेकिन अब 2-4 दुकान ही आपको ऐसी मिलेगी जो कि प्रसिद्ध, जो कि पूरे उस बाज़ार में प्रसिद्ध होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या उन्होंने एक नई पहचान बना रखी है अपने बाज़ार में, भैया उस दुकान की एक नई पहचान है उस बाज़ार में। तो ऐसे ही जो चित्रकार थे इन्होंने अपनी नई पहचान बनाना, अलग पहचान बनाना शुरू कर दी। साथ ही रंग रेखाओं में अपनी छवि, अभिरुचि और पसंद देखने के लिए आतुर हिंदू व मुस्लिम शासक अपने संरक्षण में अपनी अभिरुचियों के अनुसार चित्रांकन कराने लगे। अब जो हिंदू और मुस्लिम शासक थे अपनी अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अब क्या करा, चित्र अपनी संरक्षण में, अपनी देख रेख में अपनी अभिरुचियों के अनुसार चित्रांकन कराने लगे। और परिणामतः अब परिणाम अनुसार क्या हुआ कि अब विभिन्न कला शैलियों का विकास हुआ। अब जब अलग अलग शासक अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग चित्र बनाने लगे तो अलग अलग शैली का विकास हुआ, ठीक है, जिसमें न केवल धार्मिक अपितु धर्मनिरपेक्ष कलाकृतियों का भी उदय हुआ, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों का। अब कला के संरक्षण का जिम्मा व्यवसायिकों के हाथ से निकलकर शासकों तथा सामंतों के हाथ में आ गया। अब जो ये कला का संरक्षण का जिम्मा था वो व्यवसायियों के हाथ में नहीं रहा, अब इसका जिम्मा आ गया शासकों और सामंतों के हाथ में। जो उस काल के शासक हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, उनके हाथ में चला आया। चलिए ठीक है, अब आगे क्या है। लघु चित्रों का एक बड़ा हिस्सा व्यक्ति चित्रों के रूप में संरचित है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लघु चित्रों का एक बड़ा हिस्सा किस चित्र के रूप में संरचित है, तो व्यक्ति चित्र के रूप में संरक्षित है। व्यक्ति चित्रों को सबसे पहले अकबर ने प्रोत्साहित किया था। अब ये भी बन सकता है क्वेश्चन, व्यक्ति चित्रों को सबसे पहले किसने प्रोत्साहित किया था, अकबर, जहांगीर कि शाहजहां कि किसने किया था। तो व्यक्ति चित्रों को सबसे पहले अकबर ने प्रोत्साहित किया था, परंतु चित्रांकन केवल शाही लोगों तथा दरबारियों तक सीमित था। लेकिन बस जो शाही लोग थे और जो उनके दरबारी थे सिर्फ उन्हीं तक सीमित था। ऊपर से नारी चित्रण की अनुमति नहीं थी। केवल व्यावसायिक नर्तकियों को छोड़कर किसी भी नारी का चित्रण नहीं किया जाता था। किसके काल में, अकबर के काल में। लेकिन जैसे ही जहांगीर का काल आया उन्होंने मलिका नूर जहां के चित्र के साथ स्त्री चित्रों को प्रोत्साहित किया। मलिका नूर जहां का चित्र बनवाया और फिर नारी चित्रों का प्रोत्साहित किया, ठीक है। अब नारी चित्र बनने लगा। शासकों और उनके प्रियजनों के चित्रण के साथ पारिवारिक संकलन भी अस्तित्व में आया। अब शासकों और शासक के चित्र भी बनाए जाने लगे थे और उनके जो प्रियजन थे, जो सगे संबंधी थे, उनके भी चित्र बनाए जाने लगे थे। इसी के साथ साथ पारिवारिक संकलन भी अस्तित्व में आ गया। पारिवारिक संकलन क्या, एल्बम के नाम से जिसे हम जानते हैं, आज भी जानते हैं। तो पारिवारिक संकलन जिसमें सारे परिवार के लोग रहते हैं, ऐसा चित्र बनाया जाने लगा, ठीक है। भारत की विभिन्न चित्र शैलियाँ अब हम जानेंगे।
देखिए, भारत की विभिन्न चित्र शैलियाँ। प्रारंभिक लघु चित्र पाल व जैन शैलियों में रखे जाते हैं। जो प्रारंभिक लघु चित्र थे वो पाल व जैन शैलियों में रखे जाते थे। तो ऐसे प्रारंभिक लघु चित्र किन शैली में रखे जाते थे? तो पाल व जैन शैली में रखे जाते थे। जबकि बाद में चित्रों को मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कनी व मध्य भारतीय शैली में रखा जाता था। इन मुख्य शैलियों की उपशैलियाँ भी थी। मुख्य शैलियों की क्या थी? उपशैलियाँ भी थी, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पाल चित्र शैली क्या थी? देखिए, पाल चित्र शैली क्या थी? भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित, भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित 8वीं से 11वीं सदी के बीच बंगाल व उसके आसपास के क्षेत्रों में बने बौद्ध चित्रों की शैली कथात्मक है। ठीक है, ये चित्र पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में बनाए गए थे और इसीलिए इसको पाल शैली के चित्र कहते हैं। ठीक है, अब पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में थे, इसलिए से पाल शैली के चित्र कहते थे। और इसमें किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, मतलब किस धर्म के चित्र बनाए गए? तो भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का इसमें चित्रण किया गया है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? बौद्ध धर्म। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। चलिए आगे चलते हैं। जैन चित्र शैली। ठीक है, जैन चित्र शैली क्या है? कल्पसूत्र के चित्रित पन्नों में, कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ था, जिसे बाणभट्ट द्वारा रचित किया गया था। तो कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र ने चित्रित पन्नों में प्रायः तीर्थकार महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ये सब क्या थे? जैन तीर्थकार थे, जिनका चित्रण हुआ है। ये चित्र भी कथात्मक हैं, जो ताड़पत्र व कपड़ा दोनों पर बने। ताड़पत्र यानी ताड़ के पत्तों पर, और कपड़ा यानी जो कैनवस था, कैनवस दोनों पर बने हैं। सोने की भरमार, चटक रंग, रेखाओं का तीखा घुमाव, लयबद्धता व ओझपन जैन चित्रों को जीवंतता प्रदान कर रहा है। तो जैन चित्रों को जीवंतता कौन कौन प्रदान कर रहा है? सोने की भरमार, चटक रंग, रेखाओं का तीखा घुमाव, लयबद्धता व ओझपन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। छोटे कदों के स्त्री पुरुषों को कोड़ाकार चेहरे और चेहरों के बाहर झांकती आंखें, तीखी नाक और बेशकीमती वस्त्र इन चित्रों की विशेषताएं हैं। जैन चित्रशैली की चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? स्त्री पुरुष, कोड़ाकार चेहरे, चेहरों के बाहर झांकती आंखें, तीखी नाक और बेशकीमती वस्त्र इन चित्रों की विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स, क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे कुछ देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ प्रज्ञा पारमिता का। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण ये दिया हुआ है। प्रज्ञा, ये प्रज्ञा पारमिता है। देखिए ये है बुद्ध और अपना उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को। ठीक है, तो ये प्रज्ञा पारमिता है। ये सब जैन चित्र शैली हैं। और मैं बता रहा था आपको क्या प्रश्न, ये प्रश्न अभ्यास जो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको भी आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, या फिर एक वीडियो बना के, अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं आप इससे कर पा रहे हो, तो मैं आपको अपलोड कर दूँगा एक वीडियो बना के। तो आप कर लोगे, पढ़िए इसे और करिए। ये आपका देखिए प्रज्ञा पारमिता क्या है? अभी मैंने आपको बताया प्रज्ञा पारमिता क्या थी। एक बौद्ध पांडुलिपि थी। ठीक है, तो ऐसे उसमें से खोज के आप लिखिए, पढ़िए, और जब खोजेंगे आपको तो फिर दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा उसका मतलब रिवीजन होगा, अच्छे से सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है, कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये तो आप लिख सकते हो। कागज़ की उत्पत्ति कब हुई? कागज़ की उत्पत्ति कब हुई थी? 14वीं सदी में हुई थी। कला शैली का विकास कैसे संभव हुआ? कला शैली का विकास। पाल चित्र शैली व जैन चित्र शैली में क्या अंतर है? आप जान ही सकते हैं। पाल चित्र शैली में बौद्ध धर्म था, जैन चित्र शैली में जैन धर्म संबंधित था। भारत में चित्रकला का आरंभ कैसे हुआ? भारत में चित्रकला का आरंभ किस प्रकार हुआ? आरंभिक चित्र कहाँ बनाए गए? भारत में चित्रकला का आरंभ मानव की गुफाओं से हुआ था। आरंभिक चित्र बनाए गए थे गुफा में ही बनाए गए थे। ठीक है, आरंभिक चित्र गुफाओं में ही बनाए गए थे, और इसका एग्जैक्ट है भीमबेटका की गुफा में बनाया गया था आरंभिक चित्र। ठीक है, भीमबेटका की गुफा में। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? ये भी आप लिख सकते हो खोज के। जैसे कि उसमें नर्तकी के भी कुछ कांस की बना के ऐसा प्राप्त हुआ था, देख लीजिए। और अगर नहीं आता तो विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी कुछ चीज़ें, और बुक से सर्च कीजिए। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक वीडियो बना कर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।